नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान किस तरीके से भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान का जो ये सब्जेक्ट शुरू करना है, उसमें जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत समय समय पर आने वाले वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स की मीनिंग किस प्रकार से विश्व में राज्य व्यवस्थाएँ संचालित होती हैं, जिसमें से राजतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र, ठीक सारी की सारी व्यवस्थाएं पढ़ी गई। और इन सब व्यवस्थाओं के बाद आज की जो क्लास है, आज का टॉपिक है, ये स्टार्ट होगा कि किस तरीके से भारत का संवैधानिक विकास शुरू हुआ, यानी भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान किस तरीके से बना। तो भारत का संविधान एक दिन तो बनकर तैयार नहीं हुआ। इसके लिए प्रॉपर रूप में एक पूरी की पूरी सीरीज आएगी, विभिन्न एक्ट्स की, और विभिन्न चार्टर एक्ट्स आएंगे, विभिन्न कन्वेंशन आएंगे, ठीक, या विनिमय आएंगे, ठीक। तो इन सब का एक पूरा का पूरा मिला जुला रूप जो है वही आगे चलकर भारतीय संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। भारत का संविधान किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसी को बोला जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान की पृष्ठभूमि क्या है, किस तरीके से भारत का संविधान बनना शुरू हुआ। तो भारत के संविधान की बात की जाए तो सबसे पहले भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई, वैसे स्टार्टिंग की बात की जाए तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर आएगा, ठीक। और ये चार्टर किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ब्रिटेन की महारानी द्वारा, ठीक। महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम है, एलिजाबेथ प्रथम द्वारा, ठीक। और ये एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस चार्टर के माध्यम से, यानी जो 31 दिसंबर 1600 को ये चार्टर दिया गया था, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ, यानी ईस्ट के नेशंस जो है, पूर्वी देश जो है, पूर्वी देशों के साथ व्यापार को लेकर एक जो है अनुमति प्रदान की गई, ठीक। एक ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्रदान किया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 31 दिसंबर 1600 से आगे चलकर जो है ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इसको एकाधिकार प्राप्त होगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद मेंबर थी। टोटल 217 मेंबर थे, जिसमें से एलिजाबेथ प्रथम भी मेंबर थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से भारत में आना शुरू करेगी। वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल में कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्रयास करेगी, ठीक। टॉमस मुनरो आएगा, ठीक। फिर बीच में विभिन्न इंग्लैंड के पदाधिकारी आएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना व्यापार करना शुरू करेगी। तो किस उद्देश्य से आई थी? व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करना शुरू करेगी और लगभग 1757 और 1764 ये दो समय ऐसे हैं जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की ये जो रूपरेखा थी ये पूरी की पूरी बदलती चली गई। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और इस प्लासी का युद्ध जो था ये इस तरीके से निर्णायक था कि प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत का जो सबसे समृद्ध प्रांत था बंगाल में किंग मेकर की भूमिका में आ गई, ठीक। यानी अब बंगाल का नवाब कौन होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक। इसी के बाद 1764 में जो है बक्सर का युद्ध होगा। तो बक्सर का युद्ध 1764 में होगा। तो इसमें क्या होगा? बक्सर के युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होती है। इसके फलस्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और ये जो इलाहाबाद की संधि थी, इलाहाबाद की जो संधि 1765 में हुई, इस संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के बंगाल, बिहार और ओडिशा, ये वाला जो पूरा का पूरा प्रांत था, एक क्षेत्र था, इस क्षेत्र में राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक। यानी अब यहाँ से राजस्व की वसूली कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। यहाँ से जो है 1765 में भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, डायआर्की की शुरुआत होती है, डायआर्की या द्वैध शासन। द्वैध शासन प्रणाली कैसे शुरुआत होगी? यहाँ से 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो था संयुक्त रूप से एक प्रांत था, यहाँ पर राजस्व वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। लेकिन यहाँ पर राजस्व वसूलेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन शासन कौन करेगा बंगाल में? यहाँ पर शासन करेगा बंगाल का नवाब ही, ठीक।
यानी बंगाल का नवाब शासन करेगा, लेकिन टैक्स कौन वसूलेगा, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, ये टैक्स कलेक्ट करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर दोहरी व्यवस्था अपनाई गई। आगे चलकर जो है 1772 तक जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय पर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स इस जो 1765 में बंगाल क्षेत्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू थी, इसका अंत कर देगा। और 1772 के बाद ब्रिटेन की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में रेगुलेट करने के लिए कानून लाना शुरू करेगी। तो यहाँ से भारत के संविधान की शुरुआत होगी कि किस तरीके से भारत का संविधान शुरू हुआ। यानी भारत के संविधान का जो बैकग्राउंड है उसमें यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 से लेकर 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह के समय तक, यानी नवंबर 1858 तक जो है भारत का शासन जो है किसके अधीन चलेगा, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चलेगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 से भारत का शासन जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाएगा। तो शुरू में 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, फिर 1858 के पश्चात जो भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय होंगे उनको रेगुलेट करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की सरकार भारत के लिए एक कानून बनाकर भेजती रहेगी। यही सब कानून जो है मिलकर आगे चल के भारत के संविधान के रूप में, यहीं से संविधान के रूप में परिणित होंगे। ठीक, तो अब जो है वही पॉइंट है कि चार्टर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 31 दिसंबर 1600 को आधिकारिक रूप से महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान करी, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके अंतर्गत क्या था, 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार दिया गया, यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार पे रहेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ना तो कोई ब्रिटेन का नागरिक और ना ही कोई ब्रिटेन की कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है, ऐसा इस एक्ट में रखा गया। कंपनी की जो है प्रारंभिक पूंजी कितनी थी, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है कि 30,133 पाउंड जो है इसकी कुल आधिकारिक पूंजी थी। ठीक, टोटल मेंबर्स की बात की जाए तो टोटल मेंबर्स 217 थे और इन 217 मेंबर्स में महारानी एलिजाबेथ प्रथम भी एक मेंबर थी। ठीक, तो ये चार्टर की बात हो गई जहाँ से पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति मिलेगी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सहित पूर्वी देशों के साथ व्यापार की जो अनुमति मिली, तो इसका एक पूरा का पूरा रूपरेखा इस तरीके से प्रस्तुत की गई या इसकी प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार रखी गई कि इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के दो पार्ट रखे गए। एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, कंपनी का मालिक। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का मतलब ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पार्टनर्स थे, जो मालिक थे, उनका एक समूह बनाया गया जिसे कहा गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। इनका काम क्या था, इनका काम था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, यानी कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड का गठन करना, डायरेक्टर्स का चयन करना। तो दूसरी संस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये एक 24 सदस्यीय संस्था थी। ठीक, जो मुख्य रूप से कार्यकारी संस्था थी। पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य जो है किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कार्य करेगी, ये सारा का सारा जो है यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखती थी। तो इसके दो कार्य थे, वाणिज्यिक कार्य थे यानी कमर्शियल फंक्शन। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ये था कि व्यापार और उद्योग, ठीक, व्यापार और उद्योग किस तरीके से संचालित होंगे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगी। प्रशासनिक कार्य यानी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों का प्रशासन भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ये जो 24 मेंबर्स थे, इनको चुनता कौन था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। ठीक, यानी शेयर धारकों के द्वारा इनका चुनाव होता था। ये तो इंग्लैंड में व्यवस्था की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। भारत में क्या व्यवस्था की गई, भारत में इसी तरीके से भारत में गवर्नर की नियुक्ति की गई और उसकी सहायता के लिए गवर्नर की परिषद नियुक्त की गई। तो यहाँ पर गवर्नर प्लस उसकी काउंसिल, ये व्यवस्था भारत के लिए की गई। तो उस समय जो है मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। तो तीनों प्रेसिडेंसी में यही व्यवस्था की गई इंडिविजुअल रूप से। बंगाल प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होगा, उसकी अपनी काउंसिल होगी। मद्रास प्रेसिडेंसी में अपना उसका एक गवर्नर होगा, उसकी एक काउंसिल होगी, परिषद होगी। ठीक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, उसमें भी एक गवर्नर और उसकी एक काउंसिल होगी। तो ये एक इस प्रकार की व्यवस्था ब्रिटेन में और ये वाली व्यवस्था भारत में की गई। तो ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जबकि भारत में गवर्नर और उसकी गवर्नर की परिषद। ठीक, तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत में व्यापार करने आई या ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत में आई, तो वर्ष 1600 ईस्वी में सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आएगी। 1757 में प्लासी युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में
जो है ब्रिटिश शासन व्यवस्था की नींव रखेगी। 1764 में जो बक्सर का युद्ध होगा, 1764 के इस बक्सर के युद्ध में क्या होगा कि बक्सर के युद्ध में जो है एक त्रिगुट होता है। त्रिगुट में कौन कौन होता है? बंगाल का नवाब मीर कासिम शामिल होता है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला शामिल होता है और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग शामिल होते हैं। इन तीनों के त्रिगुट को जो है हेक्टर मुनरो पराजित करता है बक्सर के युद्ध में। और इस युद्ध के बाद एक इलाहाबाद की संधि होती है जिसमें से बंगाल, अवध और पूरा का पूरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उस समय शासक था, तो इन तीनों से एक संधि होती है, समझौता होता है। और इस समझौते का सबसे मुख्य पॉइंट था दीवानी राइट्स ग्रांटेड, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूली का अधिकार या दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक उद्देश्य से आएगी कि यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में आएगी, यहाँ पर पूर्ण रूप से शासन व्यवस्था प्रारंभ होगी। तो यानी 1765 से जो है द्वैध शासन व्यवस्था के तहत शासन में सक्रिय भागीदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार भी कर रही है और इसके साथ साथ में प्रशासनिक कार्य भी देख रही है, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी में लगातार जो है उसके जो पार्टनर्स थे, उनके पार्टनर्स अपना इंडिविजुअल व्यापार भी करने लगे, अपना अधिक से अधिक प्रॉफिट देखने लगे, जिस कारण से कंपनी थोड़ी सी घाटे में जाने लगी। इस कारण से इसको रेगुलेट करने के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए ब्रिटेन की संसद द्वारा सबसे पहला प्रयास किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था, रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेट करना, तो क्वेश्चन याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में रेगुलेट करने का सबसे पहला प्रयास कब किया गया या किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत होगी। केंद्रीकरण की शुरुआत कैसे होगी कि सबसे पहले क्या था कि उस समय तक 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ये तीनों प्रेसिडेंसी, अभी तक ये व्यवस्था थी कि तीनों प्रेसिडेंसी जो है इंडिविजुअल रूप से कार्य करेंगी। तीनों प्रेसिडेंसी में अपना गवर्नर होगा और उसकी अपनी काउंसिल होगी। ये सब गवर्नर और उसकी काउंसिल मिलकर अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना जो है विधि निर्माण करेंगे या वहाँ पर प्रशासन चलाएंगे। यहाँ पर केंद्रीकरण की शुरुआत इस तरीके से होती है कि जो बंगाल में गवर्नर था उसको, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। ठीक, यानी जो बंगाल का गवर्नर था अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी इसके अंडर में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी शामिल कर दिया गया। यानी अब मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक, तो वारेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। ठीक, अब इसमें एक और व्यवस्था की गई कि जो गवर्नर जनरल बना था, यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसको कहा गया गवर्नर जनरल की काउंसिल। ठीक, गवर्नर जनरल की काउंसिल या गवर्नर जनरल की परिषद। अब ये जो परिषद थी ये 4 मेंबर थे इसमें। ठीक, 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गवर्नर जनरल की भारत में जो है प्रशासन में सहायता करना। अब ये जो 4 सदस्यीय, देखो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स। अब जो 4 सदस्य थे, 4 सदस्य कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, बरवेल, क्लेवरिंग और मानसन। ठीक, ये 4 सदस्य जो हैं गवर्नर जनरल की परिषद में बनाए गए। अब गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की परिषद के पास संपूर्ण जो है सैन्य और नागरिक शक्तियां निहित की गई। ठीक, तो ये याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक व्यवस्था ये भी थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, ये इसके जो लोग हैं वो इंडिविजुअल व्यापार ना कर सकें या भारत के लोगों से उपहार ना ले सकें या रिश्वत ना ले सकें, इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक, या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? बंगाल में, कोलकाता में की जाएगी। ठीक, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रावधान था, स्थापना होगी 1774 में। तो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी 1774 में। कब स्थापना होगी? 1774 में। अब इसमें क्या व्यवस्था थी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और
3 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक, तो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। ठीक, 3 अन्य न्यायाधीश जो थे वो चैम्बर्स, लीमेस्टर और हाइड। ये क्वेश्चन याद रखना कि कुल कितने न्यायाधीश थे, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 4, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल था। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश थे, तो 3 अन्य अतिरिक्त न्यायाधीश थे। ठीक, अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय था ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था कि भारत में जो ब्रिटेन के नागरिक हैं, ध्यान रखना भारतीय नागरिकों के लिए नहीं, जो भारत में ब्रिटेन के नागरिक निवास कर रहे हैं उनको न्याय प्रदान करना। ठीक, साथ ही में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसी के अधीन में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल प्लस इसकी जो 4 सदस्यीय काउंसिल थी, ठीक, 4 मेंबर्स की काउंसिल थी, ये जो भारत में अब शासन कार्य करेंगे तो इनके द्वारा जो भी भारत के लिए नियम कानून बनाया जाएगा उसकी समीक्षा करना। यानी यहाँ पर ये अनिवार्य रूप से था कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो भी नियम कानून बनाएगी उसकी जांच जो है इस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित होने के बाद ही ये कानून को फाइनल माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 1773 के एक्ट में ही प्रोविजन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। परिवर्तन इस प्रकार से किया गया कि जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था थी उसमें से एक थोड़ा सा ये प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन थे, ये मेन इसके शेयर होल्डर थे। ठीक, कंपनी के शेयर होल्डर। तो इसमें एक व्यवस्था अपनाई गई और इनका मुख्य कार्य क्या था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का मुख्य कार्य था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चयन करना या इनके चुनाव में भागीदारी करना। तो इसमें एक बाउंडेशन लगा दिया गया कि जिस शेयर होल्डर के पास कंपनी के 1000 यूरो से ज़्यादा या 1000 पाउंड से ज़्यादा, 1000 पाउंड, ठीक, तो 1000 पाउंड से अधिक शेयर होंगे वही इस कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में वोटिंग राइट रखेगा। ठीक, यानी चुनाव करने का अधिकार इसी के पास होगा। साथ ही में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिनकी संख्या 24 थी, इनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। इनके कार्यकाल में भी बढ़ोतरी की गई। ठीक, अब जो है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि ये जो भी भारत के राजस्व, नागरिक और सेना से संबंधित जो भी कार्य होंगे या जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं इसकी सूचना अनिवार्य रूप से ब्रिटिश सरकार को दी जाएगी। ठीक, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट का प्रोविजन है। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। अब यहाँ पर जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स थे या भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो पदाधिकारी थे उनके लिए आचार संहिता लागू की गई, जिसमें से निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई भी पदाधिकारी, ठीक, व्यक्तिगत रूप से भारत में व्यापार नहीं कर सकता। साथ ही में भारतीय लोगों से किसी भी प्रकार का उपहार या रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मुख्य रूप से प्रोविज़न क्या था कि जो है कंट्रोल करने का पहला प्रयास था। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। साथ में जो है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और डायरेक्टर्स में परिवर्तन किया गया। निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध, उपहार लेने पर पाबंदी। ठीक, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, किससे संबंधित है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, तो वही है जो है किस तरीके से ये स्लाइड पहले होनी चाहिए थी। ठीक, किस तरीके से 1773 से लेकर 1947 तक किस तरीके से कंपनी का शासन और किस तरीके से क्राउन का शासन चेंज होगा, वही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, फिर इसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, फिर चार्टर एक्ट आएगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे आगे। ठीक, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये पढ़ लिया, किस तरीके से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का उदय हुआ। ठीक, एसएससी CHSL 2025 में इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान था कि कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। ठीक, वही क्वेश्चन है ना कि कुल कितने जो है न्यायाधीश होंगे और कुल कितने मुख्य न्यायाधीश होंगे और कुल कितने अन्य न्यायाधीश होंगे।
ठीक, तो इसमें वही था कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक, तो आंसर क्या होगा कि जो है मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश। नेक्स्ट चलते हैं कि जो 1773 का ये एक्ट आया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां थीं, जो कमियां थीं, 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक अलग से कानून आया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया या बंदोबस्त कानून कहा गया। किस वर्ष आया? 1781 में। अब इसमें व्यवस्था क्या की गई? इसमें व्यवस्था ये की गई कि जो है गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी उसको सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल से दूर कर दिया गया। ठीक, अब ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं रहेगी, यानी अब सभी कानूनों के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति आवश्यक नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर जो है इस एक्ट के द्वारा राजस्व क्षेत्राधिकार का पृथक्करण किया गया, यानी राजस्व के मामले इस प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिए गए और राजस्व के मामलों की सुनवाई के लिए अलग से राजस्व मंडलों की स्थापना की गई, रेवेन्यू बोर्ड्स की स्थापना की गई। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा भारत के सामाजिक और कानूनी प्रावधानों पर भी चर्चा हुई कि भारत ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसी भी धार्मिक लड़ाइयों पर या धार्मिक झगड़ों पर उलझना नहीं चाहती थी। इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ब्रिटेन की संसद ने जो ये सेटलमेंट एक्ट भेजा, इसमें ये व्यवस्था अपनाई कि अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का जो भी निर्णय देगी या कानून बनाएगी, उसमें ये व्यवस्था रहेगी कि हिंदुओं के लिए हिंदुओं के अनुसार कानून और मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों के अनुसार या उनके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार ही कानून निर्माण किया जाएगा और कोई भी फैसला दिया जाएगा तो इसी अकॉर्डिंग ही फैसला दिया जाएगा। ठीक, तो ये 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया था। नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आएगा। 1784 का ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस उद्देश्य से आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन शासन करना कब से प्रारंभ कर दिया? 1765 से धीरे धीरे उसने शासन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक, और जब शासन करना प्रारंभ कर दिया तो अब व्यापार भी कर रही है और शासन भी कर रही है, दोनों कार्य कर रही है। तो अब यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को और राजनैतिक कार्यों को दोनों को पृथक कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। अब इसकी जिम्मेदारी अलग अलग दी गई। व्यापारिक कार्य जो थे उनकी देखरेख कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। ठीक, यानी कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों की देखरेख कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। जबकि राजनीतिक कार्य जो थे उनको कौन देखेगा? तो उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अब यहाँ पर ध्यान दो कि पहले क्या व्यवस्था थी? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये व्यवस्था थी। अब कोर्ट ऑफ जो प्रोप्राइटर्स थी वो तो वैसे ही रहेगी, उसका काम थोड़ा सीमित कर दिया गया। अब वो काम क्या करेगी? केवल डायरेक्टर्स का चयन करेगी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले वाणिज्यिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों की देखरेख कर रही थी। अब इसके कार्यों को अलग कर दिया गया, बांट दिया गया, इसके कार्यों में कमी कर दी गई। अब ये केवल व्यापार देखेगी। दूसरी संस्था बनाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इंपॉर्टेंट, याद रखना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, इसका मुख्य कार्य क्या था कि भारत में प्रशासनिक कार्य देखना कि भारत में सेना से संबंधित, नागरिकों से संबंधित और राजस्व से संबंधित जो भी कार्य हैं, ये सारे के सारे कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा देखे जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो है ये एक तरीके से द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई या द्वैत शासन प्रणाली थी एक तरीके से, क्योंकि दो संस्थाएं, और दोनों संस्थाएं किस तरीके से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 2 संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ठीक, यानी ब्रिटिश सरकार के लिए 2 संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, अब यहाँ पर एक और व्यवस्था की गई कि किसी भी भारतीय राज्य के साथ अगर युद्ध करना है या उसके साथ संधि करनी है या किसी भी देसी रियासत को या राजा को सपोर्ट करना है, तो इसके लिए गवर्नर जनरल को जो है बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मंजूरी के कोई भी कार्य ये सब नहीं कर सकता था। ठीक, अब जो है
ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सैन्य, नागरिक और राजस्व कार्यों की देखरेख करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन का नया ढांचा क्यों शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर धीरे धीरे भारत में पकड़ स्थापित कर ली थी। ठीक, यानी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और पहली बार 1784 का ये जो अधिनियम आया था, इसमें जो भी भारतीय क्षेत्र था उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी तो रेगुलेट कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर कंट्रोल था। लेकिन ब्रिटेन की संसद ने ये बोल दिया कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है, यानी ब्रिटिश के अधीन है। ठीक, नेक्स्ट, अब यहाँ पर 1784 का जो एक्ट आया, इसमें से प्रशासनिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। जैसे पहले क्या पड़ा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या प्रावधान किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, प्लस उसकी 4 सदस्यीय परिषद थी। ठीक, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए तो 4 सदस्य थे, 4 ये सदस्य, यानी गवर्नर जनरल को मिलाकर 4 सदस्य थे। ठीक, और यहाँ पर सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया चलती थी, यानी इसमें बहुमत की आवश्यकता होती थी। अब मान लो 2-2 बराबर हो गए तो झगड़ा हो गया। तो इस खामी को दूर करने के लिए नवीनतम व्यवस्था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इस तरीके की गई कि इनमें से एक मेंबर को गायब कर दिया गया। अब मेंबर कितने बचेंगे, 3। ठीक, यानी परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से कितनी कर दी गई, 3। अब गवर्नर जनरल को, अगर मान लो 3 मेंबर हैं, गवर्नर जनरल है, दोनों मेंबर अलग अलग हैं, तो गवर्नर जनरल जिस तरफ जाएगा वही जो है बहुमत के आधार पर इस पर फैसला लिया जाएगा। यानी अब जो है गवर्नर जनरल के लिए एक और व्यवस्था की गई कि विरोध या गतिरोध की स्थिति में शासन चलाने के लिए गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दे दिए गए। यानी फाइनल जो है वोटिंग राइट जो है किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल को। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो स्थापित की गई थी काउंसिल, जो 4 सदस्यीय काउंसिल थी, उसके सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, 3। ठीक, तो 1784 का ये पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट, अब 1784 का जो ये पिट्स इंडिया एक्ट था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो कमियां व्याप्त थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक अलग से अधिनियम आएगा 1786। कमियां क्या थी, कमियां वैसे तो अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। ठीक, बंगाल का जब गवर्नर जनरल इसको बनाया जाएगा तो ये ब्रिटेन की सरकार के समक्ष जो है 2 डिमांड रखता है, अपनी डिमांड रखता है कि मैं गवर्नर जनरल बन जाऊंगा, लेकिन मुझे 2 अधिकार दिए जाएं कि जो भारत में प्रशासन कौन देख रहा था, गवर्नर जनरल प्लस उसकी काउंसिल। ठीक, जो काउंसिल शुरू में 4 मेंबर थे, अब 3 मेंबर रह गए थे। तो अब यहाँ पर 3 में से इसको मिलाकर 2 मेंबर का एक तरफ होना आवश्यक था बहुमत के लिए। अगर मान लो दोनों इसके विरोध में हो गए गवर्नर जनरल के, तो क्या होगा, इसी को देखते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि ऐसी मुझे शक्तियाँ दी जाएं जिससे कि मैं काउंसिल के निर्णयों के विरुद्ध जाकर फैसले ले सकूँ। ठीक, तो परिषद के निर्णयों के अधिभावी शक्ति। ठीक, और दूसरा कमांडर इन चीफ मतलब सेना प्रमुख का पद, यानी सेना का सर्वोच्च अधिकारी, यानी सेना इसके अंडर पर ला दी जाए, ऐसी डिमांड इसने कॉर्नवालिस ने करी। और इस डिमांड को मानते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और साथ ही में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन हेतु एक अलग से संशोधन अधिनियम भी भेजा गया। ठीक, तो ये दोनों शक्तियाँ किसको दी गई, कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793। अब देखो यहाँ से क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है उसी में संशोधन के लिए 1773 के बाद 1781 में सेटलमेंट एक्ट आएगा। फिर अगला एक्ट जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आएगा। 1784 की खामियां दूर करने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट 1786 आ गया।
अब यहां से चार्टर एक्ट आएंगे। अब इसको चार्टर एक्ट क्यों कहा गया? चार्टर का मतलब ये था कि ये एक अधिकार पत्र था जो ब्रिटेन की सरकार कंपनी को दे रही थी कि अगले 20 साल के लिए हम आपको फिर से पुनः अधिकार आपके बढ़ा रहे हैं। ठीक, यानी आगामी 20 वर्षों के लिए हम आपके जो है अधिकार बढ़ा रहे हैं, तो इसी को चार्टर कहा गया था। अब ये जो चार्टर एक्ट 1773 था, इसमें क्या व्यवस्था की गई? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमर्शियल प्रिविलेज हैं, यानी जो व्यापारिक एकाधिकार हैं, उन व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक, साथ ही में एक्सपेंडेड ओवरराइड पावर्स, 1786 का जो एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें देखा था कि गवर्नर जनरल को क्या किया गया था कि काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने का अधिकार दिया गया था, यानी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके विपरीत जाकर भी फैसले लेने का अधिकार दिया गया था। वो इस एक्ट के द्वारा आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरल के लिए अलाउ कर दिया गया। ठीक, अब इसमें एक और व्यवस्था की गई कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही जो है ब्रिटेन में 2 व्यवस्थाएं करी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। कौन कौन सी थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के व्यापारिक कार्यों की देखरेख कर रही थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किसके द्वारा किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 के द्वारा। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स जितने भी थे, उन मेंबर्स और उनका जो भी वर्किंग स्टाफ था, जितना भी उनका खर्च है, वो भारतीय राजस्व से सैलरी दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को सैलरी देने का प्रावधान जो था 1793 के इस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। ठीक, साथ ही में जो है यहाँ पर थोड़ी सी जुडिशियल पावर सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके दी गई कि कानून की व्याख्या करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक, तो मेनली यही है कि इस पर जो है जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उस पर ओवरराइड करने का अधिकार किसको दिया गया था? जो है गवर्नर जनरल को। ठीक, गवर्नर जनरल की काउंसिल के अधिकारों को ओवरराइड करने का अधिकार, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को सैलरी देने का अधिकार भारतीय राजस्व से दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट जो है अगला एक्ट आया, चार्टर एक्ट 3 आए। चार्टर एक्ट पहला कब आया? 1792। दूसरा एक्ट आया, पहला आया 1793, दूसरा आया 1813, यानी 20 साल के लिए। ठीक, 1793 से 20 साल के लिए, आगामी 20 सालों के लिए 1813। अब फिर से चार्टर एक्ट आया, यानी फिर से 20 सालों के लिए कंपनी के अधिकार बढ़ेंगे, तो इसने फिर से 20 साल कंपनी के अधिकार बढ़ा दिए। ठीक, अब ये जो चार्टर एक्ट 1813 था, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा क्या किया गया? अभी ध्यान रखना, 1784 का एक्ट आया था। 1784 के एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था? उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कार्यों को पृथक किया गया था। ठीक, अलग अलग किया गया था। अब यहाँ पर क्या है? इंडिंग द ट्रेड मोनोपोली, यानी अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार का एकाधिकार था, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? देखो, ईस्ट इंडिया, सब सारे क्वेश्चन जो हैं जितने ये कन्फ्यूजन वाले हैं सब एक साथ याद करना तभी तैयार होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया और चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्राप्त था, यानी इससे पहले ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक या कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। ठीक, यहाँ पर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन के किसी भी नागरिक या किसी भी कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। इसी का क्वेश्चन ऐसे आता है लैंग्वेज चेंज करके कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन के सभी नागरिकों को या ब्रिटेन की सभी कंपनियों को भारत में लूटने की या भारत के लूटमार की खुली छूट प्रदान की गई। ठीक, तो ये चार्टर एक्ट 1813। अब व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त किया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ठीक, इन दोनों के साथ, यानी इन दोनों के लिए अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ठीक, बाकी सारे व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इस पर एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहेगा, यानी ट्रेड मोनोपोली समाप्त की गई। ठीक,
नेक्स्ट है यहाँ पर जो है एक और व्यवस्था की गई कि जो भी जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी में गवर्नर और उसकी काउंसिल जो थी, इनके द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते थे उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट से यानी ब्रिटेन की संसद से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है जो 1813 का चार्टर एक्ट है। 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा, भारतीयों की शिक्षा पर, ठीक, खर्च के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। खूब क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीयों की शिक्षा पर कुल कितने व्यय का प्रावधान किया गया। तो चार्टर एक्ट 1813 में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया। अब ये जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा भारत में ईसाई मिशनरी, ठीक, ईसाई जो थे ये ईसाई मिशनरी यानी ग्रुप बनाकर आते थे, जगह जगह पर अपने धर्म का प्रचार करते थे। तो भारत के लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। ठीक, फिर इसी के साथ में क्या आता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस थे, यानी जो स्थानीय निकाय थे, उनको अपने लोकल स्तर पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। जैसे नगर पालिका है तो नगर पालिका अपने क्षेत्र में अपनी इनकम जनरेट करने के लिए जो है वो अपनी लोकल अथॉरिटी के अंदर यानी अपनी घरेलू सीमा के अंदर जो है वो टैक्स एकत्र कर सकती थी, टैक्स लगा सकती थी। ठीक, तो ये सारी की सारी चार्टर एक्ट 1813 में प्रोविज़न किए गए थे। तो चार्टर एक्ट पहला 1793, दूसरा चार्टर एक्ट 1813, अब अगला आएगा 20 साल बाद यानी 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 जो है इससे भारत में ब्रिटिश इंडिया के सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत और ज़्यादा हुई। ठीक, अब जब चार्टर एक्ट 1833 आया, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को इसको रिप्लेस कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब ये भारत का गवर्नर जनरल था। यानी जो अब पूरे भारत के लिए नियम कानून बना सकता था, पूरे भारत के लिए जो है भारत के लिए गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। पहले केवल बंगाल का था, अब पूरा का पूरा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जो भी क्षेत्र था, उस सब के लिए जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नए पद का सृजन किया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, तो जो है 1833 का ये जो चार्टर एक्ट आएगा, इसमें फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अब शुरू में देखा होगा जब वर्ष 1600 का चार्टर आया था, जिसके द्वारा ब्रिटेन की महारानी ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष की अनुमति दी थी, वो धीरे धीरे अनुमति लगातार बढ़ती गई। इसी तरीके चार्टर एक्ट के द्वारा जो है वो 20-20 साल की अनुमति दी जाने लगी। तो जो 1833 का चार्टर एक्ट था, फिर से 20 साल के लिए। अब यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई? इंड ऑफ कॉमर्शियल मोनोपोली, यानी कंपनीज मोनोपोली इंडेड टर्निंग इट इनटू प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस उद्देश्य से आएगी? व्यापार करने के उद्देश्य से आएगी। ठीक, व्यापार करना शुरू करेगी, फिर इसके बाद व्यापार के साथ शासन प्रक्रिया में भी भाग लेना शुरू करेगी 1765 से। ठीक, फिर इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का पृथक्करण किया जाएगा। ठीक, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाएगा। ध्यान रखना, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। ठीक, चार्टर एक्ट 1833 जो था, उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। यानी अब जो है चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल शासन करेगी, प्रशासनिक व्यवस्था देखेगी, अब व्यापार नहीं करेगी। ठीक, अब इसमें जो है और भी चेंजमेंट आए। किस तरीके से चेंजमेंट आए कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसके अंतर्गत क्या था कि जो है जो काउंसिल थी, ठीक, गवर्नर जनरल
कि काउंसिल जो थी, काउंसिल में पहले 4 मेंबर थे, उसको घटाकर 3 कर दिए गए थे। अब इसमें फिर से 4th मेंबर ऐड किया गया। 4th मेंबर्स कौन था? एक विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को पहली बार, अब ध्यान रखना यहाँ पर अभी पद नहीं बनाया गया, लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में, 4थे मेंबर के रूप में इसकी नियुक्ति की गई। ठीक, तो पहला विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्ति की गई। और लॉर्ड मैकाले जब भारत आया तो इसी की अध्यक्षता में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन होगा। ठीक, प्रथम विधि आयोग का गठन होगा और यही प्रथम विधि आयोग भारत में आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक, आईपीसी और सीआरपीसी यानी जो भी नियम कानून है इनका, आईपीसी और सीआरपीसी जो पुराने कानून थे उनका कोडिफिकेशन करेगा यही प्रथम विधि आयोग। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक, अब ये जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसमें से एक और व्यवस्था की गई कि इसमें दास प्रथा को इलीगल घोषित किया गया या दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई। लेकिन ये दास प्रथा को इलीगल घोषित किया गया था 33 के एक्ट के द्वारा, लेकिन भारत से फाइनल रूप से एबोलिशन हो पाया था 1843 से, यानी दास प्रथा का अंत 1843 में हो पाया था। घोषणा हो गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक, इसमें एक और व्यवस्था शुरुआत की गई थी, लेकिन ये असफल प्रयास था। असफल प्रयास ये था कि जो है एक सेक्शन 87 था, उसके अंतर्गत जो है जो नौकरी है, नौकरी में सबके साथ बराबरी की एक अवधारणा लागू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये असफल प्रयास था, लागू नहीं हो पाया था। ठीक, नेक्स्ट 1833 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट सबसे पहले 1793 आएगा। 1793 के बाद अगला चार्टर एक्ट जो है वो 1813 में आया, 20 साल बाद। फिर इसके बाद 1833 में आया, फिर इसके बाद 1853 में। ठीक, 20 साल के अंतर में ये आया। अब जो 1853 का चार्टर एक्ट था, इसमें एक व्यवस्था ये की गई, सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी, पार्लियामेंट गॉट पावर टू रिमूव कंपनीज रूल एट एनी टाइम। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन चल रहा है, इसको ब्रिटेन की संसद कभी भी एबॉलिश कर सकती है, कभी भी समाप्त कर सकती है। जब ये प्रोविज़न कर दिया गया तो ये 20 साल के लिए लागू नहीं था। यानी चार्टर एक्ट 1853 ये कितने समय लागू रहेगा, इसकी टाइम लिमिट जो है ये अनडिक्लेयर रही। ठीक, कभी भी मन आया तो कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से हटाया जा सकता है। तो जो है अब यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या हुई या क्या चेंजमेंट हुए 1813 में, इसमें से व्यवस्थाएं ये चेंज हुई कि पहली बार भारत में लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी के जो हैं वो अलग कर दिए गए, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, दोनों जो है कार्य अलग अलग कर दिए गए। यानी कंपनी के विधायी कार्य, ठीक, और कंपनी के प्रशासनिक कार्य, दोनों कार्यों में पृथक्करण कर दिया गया, दोनों कार्य जो हैं अलग कर दिए गए। जो कंपनी के विधायी कार्य हैं, कंपनी के विधायी कार्यों के लिए एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक, का गठन किया गया। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें 12 मेंबर थे, ठीक, जिसमें से विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और भारत में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इसी अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। ठीक, तो पहली बार एक केंद्रीय विधायिका की स्थापना की गई, किस लिए? भारत में कानून बनाने के लिए। ठीक, अभी तक कानून कौन बना रहा था? सब लोग मिलजुल कर कानून बना रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल थी और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल भी शामिल थी। अब विधायी कार्य अलग हो गए, प्रशासनिक कार्य अलग हो गए, यानी कानून बनाने का कार्य जो है वो एक केंद्रीय विधायिका को दे दिया गया, प्रशासनिक कार्य अलग से जो है प्रशासनिक कार्यों की देखरेख गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल करती रहेगी। ठीक, अब जो है जो 1853 का चार्टर एक्ट था, इसमें पहली बार भारत में कंपटीशन के लिए, यानी सिविल सेवा में या ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी पद पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रारंभ हुआ, यानी मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत हुई। अब यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव या किसी जो है किसी का नॉमिनेशन या मनोनयन नहीं होगा। ठीक, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में
चौथा सदस्य शामिल किया गया था, फोर्थ मेंबर शामिल किया गया था जो विधि सदस्य के रूप में था। ये शामिल वहां पर किया गया था, लेकिन फुल स्टेटस इसको दिया गया था या फुल लॉ मेंबर के रूप में दर्जा दिया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक, अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद जो है 1857 का विद्रोह होगा, 1858 से स्थितियां चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दी गई थी कि जो है गवर्नर जनरल जो है इमरजेंसी की स्थितियों में अपने हिसाब से कानून बना सकता है या जो है वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, यानी अपनी कमेटी अपनी काउंसिल के सदस्यों से अगर मत भिन्नता है तो भी वो आगे कार्य कर सकता है। तो वीटो पावर जो पहले से चली आ रही थी वैसे ही। ठीक, नेक्स्ट है 1858। अब देखो 1800 भारत के साथ व्यापार के लिए 20-20 साल तक कानून बढ़ते रहे। भारत में लगातार असंतोष बढ़ता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का प्रयास तो खूब हुआ ब्रिटेन की संसद द्वारा, लेकिन पूर्ण रूप से कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाए, जिस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पदाधिकारी हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता गया, जनता का शोषण बढ़ा, जिस कारण से जो है भारत में विद्रोह उत्पन्न हुआ। और 1857 का जब विद्रोह होगा तो 1857 जैसे विद्रोह की पुनरावृत्ति ना हो और ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक हित अधिक से अधिक सुरक्षित हों, इसके लिए भारत में नई ब्रिटिश राज व्यवस्था की शुरुआत होगी। इस व्यवस्था की शुरुआत होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। इसमें क्या किया गया, द ट्रांजिशन ऑफ सोवरेनिटी, यानी सत्ता में किस तरीके से परिवर्तन होगा। तो एंड ऑफ कंपनी रूल, भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कब से? 1 नवंबर 1858 से। इसी को कहा गया महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। ठीक, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। अब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है ये 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया। ठीक, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ही उस समय भारत का जो है जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल था। अब यहीं से पद नाम भी चेंज हो जाएगा। गवर्नर जनरल अभी तक किसके अधीन कार्य कर रहा था? अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य कर रहा था। अब यहाँ से व्यवस्थाएं क्या हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण रोल खत्म। अब इस संपूर्ण पिक्चर से बाहर। तो किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आएगी। 1784 के एक्ट के द्वारा व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण होगा। फिर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होंगे। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है व्यापारिक कार्य खत्म होंगे, प्रशासन कार्य शुरू करेगा। और 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त अधिकार खत्म कर दिए गए। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन भी नहीं करेगी। ठीक, तो जब सत्ता में परिवर्तन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, तो अभी तक गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य करता था। अब वायसराय इसको बना दिया गया, जिसका अर्थ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं होगा। अब ये किसके अधीन होगा? अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा। ठीक, अब जो है ब्रिटिश क्राउन जो कहेगा, ब्रिटेन की सरकार जो कहेगी, वही उसको कार्य करना अनिवार्य होगा। ठीक, एवोल्यूशन ऑफ डबल गवर्नमेंट बहुत अच्छे से याद रखना कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था थी, जो ब्रिटेन में दोनों थे और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की देखरेख के लिए बनाए गए थे, ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ठीक, क्वेश्चन याद रखना, एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन को कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था जो है वो कब समाप्त की गई, किस अधिनियम द्वारा? अब दोहरी व्यवस्था थी, दोहरी व्यवस्था समाप्त होगी। सिंगल व्यवस्था जब भी लागू होगी तो क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन होगा, पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा। पावर का सेंट्रलाइजेशन कैसे होगा कि ये जो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, ये अगर दोनों समाप्त कर दिए गए तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच कौन करेगा? अब ईस्ट इंडिया कंपनी का तो शासन समाप्त हो गया, लेकिन जो भारत में ब्रिटिश राज स्थापित हुआ, यानी गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है, ये क्या कार्य कर रहे हैं? भारत में ब्रिटेन के अधिकारी क्या कार्य कर रहे हैं? इनकी देखरेख कौन करेगा? तो इनकी देखरेख के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक, इसी को भारत सचिव या भारत मंत्री भी कहा गया। ठीक,
भारत सचिव या भारत मंत्री कहा गया। ये अनिवार्य रूप से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का हिस्सा होता था, ठीक। अनिवार्य रूप से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का हिस्सा था, यानी ब्रिटेन का कोई ना कोई मंत्री ही भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता था, ठीक। अब इसको ईस्ट भारत में व्यापार के लिए, भारत में जो है कंपनी का जो शासन था वो तो समाप्त हो गया था, ठीक। अब भारत में जो गवर्नर जनरल या वायसराय बचा और उसकी काउंसिल बची, उसके कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, यानी भारत की शासन व्यवस्था को कंट्रोल करने का संपूर्ण पावर, एब्सोल्यूट पावर दी गई भारत सचिव या भारत मंत्री को। अब भारत सचिव अकेले तो कार्य करेगा नहीं, तो भारत सचिव की सहायता के लिए द काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे भारत परिषद कहा गया, एक भारत परिषद का गठन किया गया, ठीक। भारत परिषद जो थी ये एक 15 मेंबर्स कमेटी थी, यानी इसमें कुल 15 सदस्य थे, जिसमें 8 सदस्य जो है वो क्राउन द्वारा अपॉइंटेड थे, यानी जो ब्रिटिश क्राउन है, क्राउन द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और बचे हुए 7 मेंबर्स जो हैं वो कंपनी का जो डायरेक्टर बोर्ड है, कंपनी के डायरेक्टर्स बोर्ड द्वारा चुने जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो है ये 1858 में इस प्रकार से सत्ता में परिवर्तन हुआ, ठीक। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को भी समाप्त कर दिया गया। प्रशासनिक कार्यों को समाप्त करके भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब भारत का जो वायसराय था वो भारत मंत्री के अधीन होते हुए वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन था, यानी जो भारत मंत्री कहेगा वही उसको करना पड़ेगा। भारत मंत्री जो बनाया गया, भारत सचिव या भारत मंत्री बनाया गया, उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय काउंसिल का गठन किया गया, जिसे कहा गया भारत परिषद, ठीक। और ये कहाँ होता था, ये चाहे काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे ये भारत सचिव हो, दोनों ये ब्रिटेन में बैठते थे, ठीक। अब ये जो 15 सदस्यीय काउंसिल ऑफ इंडिया थी या भारत परिषद थी, इसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत होते थे, और 7 सदस्य जो हैं वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डायरेक्टर बोर्ड था उसके द्वारा जो है ये अपॉइंट किए जाते थे। अभी भी ये व्यवस्था बनी रही, ठीक। तो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक निकाय को समाप्त कर दिया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे पॉलिटी की पहली क्लास जब अपलोड की गई थी तो उसमें से जो है कई लोगों के पर्सनल मैसेज आया, कई लोगों द्वारा बोला गया कि आप तो पीसीएस लेवल का पढ़ा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, ठीक। तो क्या पीसीएस लेवल, क्या एसएससी का आजकल एग्जाम देखोगे तो पीसीएस से भी टफ एग्जाम आ रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल देखो, फिर सिलेबस देखो ना। क्वेश्चन का लेवल देखोगे, क्वेश्चन अगर हवाई पढ़ लोगे, 2-2 पॉइंट याद करके पढ़ लिया, ठीक, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कभी पढ़ा ही नहीं है, तो फिर कैसे पता लगेगा कि ये व्यवस्था समाप्त कब की गई, ठीक। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था, इसमें से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो व्यवस्था थी ये समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट जो है अब यहाँ पर क्या था कि 1858 में भारत शासन अधिनियम आया था। 1858 में भारत शासन अधिनियम जब आया या भारत सरकार अधिनियम आया, तो भारत सरकार अधिनियम आने के बाद परिवर्तन क्या हुआ कि जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का सरकार शासन चला गया। भारत के शासन की देखरेख के लिए एक भारत मंत्री की नियुक्ति हुई और एक भारत परिषद की नियुक्ति हुई। तो जो भारत परिषद थी यानी काउंसिल थी, अब काउंसिल के द्वारा नियम कानून बन के भारत आने लगे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंडियन काउंसिल एक्ट। तो इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे पहले 1861 में आएगा, 1861 में आएगा। यहाँ से क्या होगा कि भारत में आधुनिक शासन प्रणाली की यहाँ से शुरुआत होगी। आधुनिक शासन प्रणाली की शुरुआत कैसे होगी, अब यहाँ पर जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ये व्यवस्था आएगी कि अब भारतीयों का सहयोग इसमें शुरू होगा, ठीक। अब भारतीयों का विरोध नहीं होगा, भारतीयों के सहयोग के साथ हम लोग, यानी ब्रिटेन का कहना था कि जो है हम अपना शासन चलाएंगे, ठीक। अब विरोध नहीं करेंगे, विरोध करेंगे तो फिर से दंगा कर देंगे, उत्पात मचाएंगे 1857 के विद्रोह के तरीके, तो सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। तो मिलजुल कर जो है सरकार चलाते हैं। तो मिलजुल कर कैसे सरकार चलाते हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि जो है
इमरजेंसी ऑर्डिनेंस पावर, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था या जो वायसराय था, वायसराय को, या वायसराय कह लो या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह लो, कोई बात नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। वायसराय इसलिए कहा गया क्योंकि वो सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी, सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। तो अब इसको जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो या वायसराय है, इसको विशेष परिस्थितियों में यानी इमरजेंसी के टाइम पर जो है इसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी अब काउंसिल कानून बनाए या ना बनाए, ये डायरेक्ट कानून बनाकर अध्यादेश पारित कर सकता है, ठीक, विदाउट काउंसिल अप्रूवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। यानी काउंसिल कहे या ना कहे वो डायरेक्ट कानून लागू कर सकता है, ठीक। साथ में इसमें और व्यवस्था ये की गई कि जो इसकी काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसमें चौथा मेंबर शामिल किया गया था, ठीक। उसी के साथ में एक पांचवा मेंबर लीगल एक्सपर्ट के रूप में पांचवा मेंबर भी शामिल कर दिया गया। तो यहाँ पर 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें जो है इसके गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक पांचवा सदस्य भी जोड़ दिया गया, ठीक। यहाँ पर जो है शिफ्टेड टुवार्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत इस तरीके से हुई कि जो है पुराने एक अधिनियम द्वारा जो है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो कानून बनाने के अधिकार थे वो खींच लिए गए थे। अब वो इस अधिनियम द्वारा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार फिर से दे दिया गया। तो थोड़ी सी प्रांतीय स्वायत्तता बढ़ी, ठीक। फिर इसके बाद जो है द पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब भारतीयों के सहयोग से जो है कार्य करेंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स वर नॉमिनेटेड टू हेल्प इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। यानी कानून के निर्माण में भारतीय सदस्यों को भी धीरे धीरे शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया, यानी भारतीय लोग भी इसमें शामिल होंगे। गवर्नर जनरल को वीटो पावर, वीटो पावर तो वैसे भी गवर्नर जनरल को थी, है ना, तो अभी तक रिटेन्ड यानी बनी रही। फिर इसके बाद इसमें क्या प्रोविज़न था कि पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम जो है 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा, ठीक, लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये जो मतलब काउंसिल में या जो विधायिकाएं बनी, तो विधायिकाओं में जो मेंबर हैं उन मेंबर को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दे दी जाए, ठीक। जैसे भारत में वर्तमान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, तो भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत ये 1861 के इसी एक्ट द्वारा मानी जाती है, जो 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत करी थी, ठीक। लॉर्ड कैनिंग ने ये किया कि जो मेंबर्स हैं, किसी को नाली बनाने का काम, किसी को सड़क बनाने का काम, किसी को जो है टैक्स कलेक्ट करने का काम, ठीक, ये सारे काम जो है अलग अलग दे दिए गए। जिससे क्या हुआ कि जो है पर्टिकुलर अलग अलग विभागों के बंटवारे की बात आई, जो भारत में कहलाया पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अब यहाँ पर क्या किया गया कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, इसके द्वारा 3 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी 3 प्रांतों में विधायिकाएं गठित की गई। अभी तक प्रांतों में क्या था? अभी तक प्रांतों में गवर्नर और उसकी काउंसिल नियम कानून बनाती थी। अब विधायिकाएं बनेगी, यानी जैसे वर्तमान में विधानसभा होती है उसी तरीके विधायिकाएं बनेगी। तो बंगाल में 1862, अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल में 1862 में सबसे पहले जो है विधायिका का गठन होगा। फिर 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक, यानी उत्तर पश्चिमी प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, और 1897 में पंजाब। इन 3 क्षेत्रों में, इन 3 जगहों पर इसी एक्ट के अधीन जो है वो विधायिकाओं का गठन किया गया, ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा 1892 में। 1892 का जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा, इसमें जो है भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। रीज़न क्या था कि 1892 यानी 1892 से पहले 1885 में कांग्रेस का गठन हो चुका था। भारतीय अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, जिस कारण से उनकी भावनाओं को दबाए रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया। थोड़ी सी जो है संख्याएं बढ़ाई गई सभी जगह पर, काउंसिल हो चाहे विधायिकाएं हो, सभी जगह मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई और भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। तो जो है स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें एसएससी ने पूछा है। देखो, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल
में मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई, जिसे कहा गया नामांकित सदस्य या गैर सरकारी सदस्य। ध्यान रखना, सरकारी सदस्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई। गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी संख्या निर्धारित की गई, मिनिमम 10, मैक्सिमम 16। ठीक, और इसमें ये कहा गया कि कम से कम 10 सदस्य जो हैं वो गैर सरकारी होने आवश्यक हैं। ठीक, अब 10 के 10 रख लो या 16 कर लो, कितने कर रहे हैं वो गवर्नर जनरल के ऊपर रखा गया, लेकिन 10 सदस्य जो हैं वो गैर सरकारी या नॉन ऑफिशियल होने जरूरी है। तो ध्यान रखना पहला पॉइंट कि 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इस इंडियन काउंसिल एक्ट में एक प्रोविजन ये था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। ठीक, इसी के साथ में क्या था कि जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, यानी जो प्रांतीय जो प्रांत थे, प्रोविंस थे, उनमें जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके सदस्यों की संख्या अलग अलग निश्चित की गई। जैसे बॉम्बे और मद्रास में मिनिमम 8, मैक्सिमम 20, बंगाल में 20। ठीक, उसी तरीके से नॉर्थ और वेस्टर्न प्रोविंस में 15। ठीक, इस तरीके से संख्या निर्धारित की गई। अब यहाँ पर क्या था कि ये जो प्रांतीय काउंसिल थी, प्रांतीय काउंसिल में सबसे पहले 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, 1892 के इस इंडियन काउंसिल एक्ट में सबसे पहले भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक, यानी निर्वाचन की शुरुआत कहाँ से होगी, यहीं से। वो भी किस तरीके का, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। कहाँ से, यानी जो प्रांत की काउंसिल है उसमें मेंबर कहाँ से आएंगे, विभिन्न नगर पालिकाओं से आएंगे, जिला बोर्ड से आएंगे, विभिन्न यूनिवर्सिटी से आएंगे। ठीक, तो यहाँ से ये किस तरीके से आएंगे, इनडायरेक्टली आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। जो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, यहाँ पर कुछ भारतीयों को पावर दी गई। क्या पावर दी गई कि इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड द न्यू राइट टू डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बजट, यानी राइट टू डिस्कस द बजट, बजट पर चर्चा। ठीक, बजट पर चर्चा का अधिकार किस पे दिया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। ठीक, साथ ही में कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ध्यान रखना, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक क्वेश्चन के बाद उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। ठीक, यानी काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। यहाँ पर ध्यान देना, बजट पर चर्चा का अधिकार तो दिया गया भारतीय सदस्यों को, लेकिन बजट पर वोट करने का अधिकार भारतीय सदस्यों को नहीं दिया गया। बहुत अच्छे से पॉइंट याद रखना। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट वही है कि एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक, तो ये सारे के सारे किसके द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई। क्या जो गवर्नर जनरल की केंद्रीय काउंसिल थी, ठीक, जो मुख्य रूप से बंगाल से शासन चल रहा था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसराय की जो काउंसिल थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 10 से 16 तक कर दी गई। ठीक, 10 से 16 तक कर दी गई। प्रांतीय जो काउंसिल थी, प्रांतीय काउंसिल में विभिन्न क्षेत्रों से इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई या निर्वाचन की शुरुआत हुई। साथ में बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं था। कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक, अब देख लो, एसएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है। फिर कहेंगे आप लोग कि जो है इतनी डिटेल की क्या ज़रूरत है, इतना डिटेल कैसे पढ़ेंगे। अब युद्ध है, युद्ध में जाने के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि आज युद्ध का बिगुल फूक गया तो आज हम जाके चाकू उठा के पहुंच जाएं युद्ध लड़ने, है ना। तो युद्ध में तो डिपेंड करेगा कि हमारा शत्रु जो है वो क्या लेकर आ रहा है। तोप लेके आ रहा है, तुम तलवार लेके पहुंचोगे तो क्या होगा, 1857 की क्रांति जैसा होगा कि जिस तरीके से 1857 की क्रांति में भारतीयों की हार हुई थी, जिसका सबसे बड़ा रीज़न था कि जो है 1857 की लड़ाई के समय जो है ब्रिटेन के जो सैनिक थे वो रॉयल इनफील्ड राइफलों का उन्होंने प्रयोग किया, और जो भारतीय हैं उन्होंने परंपरागत
तरीके के हथियारों का प्रयोग किया। तो ये तय करेगा कि आपने युद्ध की कितनी तैयारी की है। युद्ध की तैयारी नहीं करोगे तो आंख बंद करके पहुंच जाओगे, तो समझ में आएगा कि हम तलवार लेके गए हैं कि तोप लेके गए हैं या केवल एक सुई लेके गए हैं। वो तो युद्ध में डिपेंड करेगा, और युद्ध हमारा जो है बैटल ग्राउंड दिखेगा कहाँ पर, एग्ज़ाम हॉल में। ठीक, तो इसलिए तैयारी अच्छी करो। जो भी कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट की तैयारी जब तक अच्छी नहीं करोगे, सारी की सारी चीज़ें गायब होती रहेंगी। वन लाइनर पढ़ोगे, आज एक पॉइंट पढ़ोगे, कल वो एक पॉइंट गायब हो जाएगा। ठीक, सारी चीज़ें पढ़नी वही हैं, चाहे वो PYQ के माध्यम से सॉल्व करो, चाहे पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करके। ठीक, सिलेबस साथ में रिवीजन और PYQ, यही जो है PYQ, और PYQ से सबसे बड़ा ज़्यादा PYQ का एनालिसिस, यही सफलता का मुख्य आधार है। ठीक, बाकी जो है इधर उधर दौड़ भाग मत लगाइए। ठीक, अब क्वेश्चन का लेवल खुद देखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। इसने केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की। अब अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आंख बंद करके ये लगेगा सही है, लेकिन क्या सही है? क्वेश्चन एक एक ध्यान से पढ़ो। केंद्रीय विधान परिषद बताया था कि उसमें दो परिवर्तन हुए। दो परिवर्तन कैसे हुए थे कि एक तो परिवर्तन केंद्रीय विधान परिषद में हुआ था, एक प्रांतीय परिषदों में हुआ था। केंद्रीय विधान परिषद की बात की जाए तो केंद्रीय विधान परिषद के सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई नहीं, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। ठीक, तो ये पॉइंट गलत हो गया, ऑप्शन गलत। इसने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया। बिल्कुल, जो प्रांतीय परिषदें थी, प्रांतीय परिषदों में या विधान परिषदें जो थे उसमें भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया था और ना ही इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था। ठीक, तो ये दोनों, ये भी ऑप्शन जो है, मतलब ये ऑप्शन वैसे सही है। ठीक, बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसने प्रांतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया। फिर से ध्यान से देखो, प्रांतीय विधान परिषद में जो है बताया था कि निर्वाचन की शुरुआत हुई गैर सरकारी सदस्यों के लिए, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक, तो अब क्वेश्चन का लेवल समझ लो, फिर वन लाइनर पढ़ के देख लो। ठीक, तो क्या होगा, इसमें केवल दो सही है। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रक्रिया जब आगे और बढ़ती है, भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय होगा। 1885 में कांग्रेस का गठन होगा। कांग्रेस जो है लगातार भारत में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनाएगी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ बंगाल के क्षेत्र में जो है वो व्यापक मात्रा में जो है राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जाती है, जिसको तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगभंग को लागू किया गया। लेकिन भारत में जो है बंगाल के क्षेत्र में 1905 में हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए बंगाल विभाजन आगे रद्द करना पड़ता है। ठीक, तो ब्रिटेन की सरकार जो है वो दूसरा गेम खेलती है। खुद को अपने जो है अधिक से अधिक दिन बनाए रखने के लिए उसने क्या किया, भारत में हिंदू मुस्लिम के रूप में जो है विवाद उत्पन्न करने की कोशिश करती है, और वो कोशिश करती है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से, जिसे भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा गया था। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहा गया कि जो है उस समय लॉर्ड मार्ले जो था ये भारत सचिव था, और लॉर्ड मिंटो जो था, लॉर्ड मिंटो उस समय भारत का तत्कालीन वायसराय था। ठीक, तो इस कारण से इन दोनों द्वारा मिलकर जो है ये रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसी कारण से इसे क्या कहा गया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सर अरुंडेल समिति जो है इसकी सिफारिश पर ही इसको तैयार किया गया था। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट है, जितने भी अधिनियम है उसमें सबसे ज़्यादा तीन ही अधिनियम रट्टा लगाए हो, एक 1773, दूसरा 1909, फिर 1919, फिर बचा खुचा 1935। ये इजी गोइंग पढ़ते हैं तो सबसे इजी याद कर रखे हो, है ना। बाकी इंडियन काउंसिल एक्ट और ये सब थोड़ा सा बड़ा टफ मानते हो। देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो आया, इसमें क्या व्यवस्था की गई, केंद्रीय विधान परिषद जो
भारत में विधायी कार्यों के लिए अलग की गई थी संस्था, यानी केंद्र में जो विधायिका थी, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो 16 थी अधिकतम 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ठीक, पहला प्रोविजन। अब क्वेश्चन ऐसे भी खूब आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत को जो है इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम 1909 का प्रावधान नहीं है। ठीक, तो केंद्रीय विधान परिषद का जो है इसमें मेंबर्स की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। साथ ही में क्या किया गया, शासन में भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत किस तरीके की गई कि वायसराय की जो कार्यकारिणी थी, जो काउंसिल थी वायसराय की, उस काउंसिल में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, लॉर्ड एसपी सिन्हा। ठीक, लॉर्ड एसपी सिन्हा जो है, लॉर्ड एसपी सिन्हा को सबसे पहले इसमें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। एसपी सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि भी मिली थी, क्वेश्चन खूब पूछा गया है, लॉर्ड एसपी सिन्हा। ठीक, तो जो है वायसराय की काउंसिल में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड एसपी सिन्हा। ठीक, विधि सदस्य बने थे। अब यहाँ पर विधायी शक्तियों में भी वृद्धि की गई कि सदस्यों को पहली बार बजट पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। ठीक, पिछले वाला जो चार्टर मतलब पिछली वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें जो प्रोविज़न दिए गए थे उसमें थोड़ा सा और आगे बातें बढ़ाई गई। ये जो प्रोविज़न है, यानी जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके द्वारा भारत में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस तरीके से की गई थी कि निर्वाचन के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें से साधारण जो सामान्य नागरिकों के लिए, वर्ग विशेष यानी विशेष वर्गों के लिए आरक्षित, और विशेष यानी विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व, यानी एक ही जगह पर, यानी एक अगर विधानसभा या एक लोकसभा है तो उस क्षेत्र से 3-3 लोगों को आरक्षण दिया गया। ठीक, 3-3 प्रकार की सीटें आरक्षित की गई। तो ये जो है यहाँ से भारत में जो है निर्वाचक मंडल अलग से बनाया गया। ठीक, इलेक्टोरेट सिस्टम। और इसका सबसे बड़ा प्रोविज़न ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल क्या था, यानी इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। यानी इसका मतलब ये था कि जहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, अगर जो कैंडिडेट है वो भी मुस्लिम होगा, उसका वोटर भी मुस्लिम होगा। ठीक, तो इस तरीके से भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत यहाँ से की गई। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई, लॉर्ड मिंटो द्वारा। लॉर्ड मार्ले एक लेटर लिखता है लॉर्ड मिंटो को, और उसमें ये लिखता है कि हम नाग के दांत बोल रहे हैं या सांप के दांत बोल रहे हैं, इसका फल भी भीषण होगा। ठीक, ये जो है लॉर्ड मार्ले मिंटो को लिखता है। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति हो या जो है पृथक निर्वाचक मंडल हो, दोनों व्यवस्था की शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा ही होगी। ठीक, भारत में सांप्रदायिकता का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाएगा। अब ये जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है, इसमें और प्रोविज़न किया गया। इसमें से प्रशासन में जो है 2 लोगों को और शामिल किया गया। ब्रिटेन में एक भारत परिषद का गठन किया गया था। ठीक, भारत सचिव का गठन किया गया था, और मतलब भारत सचिव का पद बनाया गया था, और भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद बनाई गई थी। ठीक, तो जो 15 सदस्यीय भारत परिषद थी, ठीक, कितने मेंबर थे, 15। तो इस परिषद में पहली बार 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। ध्यान रखना, ये सब कहाँ थे, इंग्लैंड में थे। ठीक, तो भारत परिषद में सबसे पहले केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत परिषद में सदस्य नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना, 1909। साथ में वही सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जिन्हें एसपी सिन्हा के नाम से जाना जाता है, वो गवर्नर जनरल या जो भारत में वायसराय था उसकी जो काउंसिल थी उसके मेंबर पहले बने थे। ठीक, तो दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। ये इंग्लैंड में संस्था थी भारत परिषद, उसमें मेंबर्स बने थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, और जो वायसराय की कार्यकारिणी थी जो भारत में थी उसके मेंबर बने थे एसपी सिन्हा। ठीक, एसपी सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। ठीक, तो ये पूरा का पूरा किस तरीके से 16 से 60 मेंबर्स बढ़े, किस तरीके से जो है प्रोविंस में मेंबर बढ़े। ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, या 1919 का जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारत शासन अधिनियम है, उसके बारे में। ठीक, 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आएगा। 1919 का जो ये एक्ट था,
ये भारत में ऐसा बोला गया कि हम भारत को सेल्फ रूल की तरफ लिए जा रहे हैं, भारत को जो है मतलब अपने शासन की तरफ लिए जा रहे हैं। तो इसमें जो है कुछ व्यवस्थाएं इस तरीके से की गई कि ठीक देखो, भारत में 1919 का ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, तो इसमें फिर से वही मॉन्टेग्यू था। ये कौन था? मॉन्टेग्यू जो था ये उस समय भारत सचिव था। चेम्सफोर्ड कौन था? ये इस समय यहाँ का भारत का वायसराय था। ठीक, इन दोनों द्वारा जो है इस एक्ट की रूपरेखा प्रस्तुत की गई या इनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक, उत्तरदायी शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, इसके मुख्य प्रोविजन ये हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि भारत सचिव और जो है भारत परिषद, अभी तक क्या था कि भारत सचिव और भारत परिषद का जो भी खर्च था या वेतन भत्ते थे, इन सब का खर्च कहाँ से दिया जाता था? भारतीय राजस्व से। ठीक, अब यहाँ पर परिवर्तन हुआ, भारतीय राजस्व लगातार भारत में विरोध हो रहा था। ठीक, दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों ने जो है धन का सिद्धांत प्रस्तुत करके जो है ब्रिटेन की पोल खोल दी थी कि किस तरीके से भारत का पैसा ले जाकर जो है ये ब्रिटेन ले जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, तो इस कारण से ब्रिटिश राजस्व से भारतीय राजस्व के स्थान पर फिर से ब्रिटिश राजस्व से दिया जाना सुनिश्चित हुआ। ठीक, तो एक ये परिवर्तन हुआ। दूसरा ये हुआ कि धीरे धीरे जो है एक हाई कमिश्नर का पद सृजित किया गया भारत सचिव की सहायता के लिए, और धीरे धीरे इसका ऑफिस हाई कमिश्नर ऑफिस में ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, भारत परिषद जो थी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, सदस्य संख्या की न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 सदस्य संख्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना, बस ये याद रखना कि इसमें जो है नियुक्ति जो है हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ पर प्रारंभ होगी? केंद्र में। ठीक, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस तरीके से लागू होगी कि जो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था भारत में विधायी कार्यों के लिए, उसका पुनर्गठन कर दिया गया। अब उसके स्थान पर 2 सदन बना दिए गए, एक उच्च सदन जिसे राज्य परिषद कहा गया, एक निम्न सदन जिसे केंद्रीय विधानसभा कहा गया। उच्च सदन जो बनाया गया, जो आज का वर्तमान का राज्यसभा है, उसमें उस समय 60 सदस्य निर्धारित किए गए, जिसमें से 34 जो हैं वो निर्वाचित थे चुनाव द्वारा और 26 जो हैं वो वायसराय द्वारा नामांकित होते थे। ठीक, इनका कार्यकाल जो था 5 वर्ष का रखा गया, ये उच्च सदन था। ठीक, केंद्रीय विधानसभा जो थी, जो निम्न सदन था जैसे आज का लोकसभा, तो इसमें 145 सदस्य थे। एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें 144 आता है कि नंबर 144 थे। ठीक, कहीं पर 145 लिखा होता है, कहीं 144। टोटल 104 सदस्य जो है वो इनका चुनाव होता था निर्वाचित, और 41 सदस्य जो है वो नामांकित। इनका कार्यकाल जो था, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निश्चित किया गया। ठीक, तो ये एक चेंजमेंट किया गया। अब यहाँ पर जब 2 सदन हो गए तो दोनों की शक्तियों का बंटवारा भी हो गया। दोनों शक्तियों में बराबर थी, लेकिन केवल एक था बजट पर विशेषाधिकार, यानी बजट को पारित करने का अधिकार केंद्रीय विधानसभा को ही दिया गया। यानी बजट पर विशेष अधिकार किसका रहा? केंद्रीय विधानसभा का रहा। ठीक, तो ये केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है भारत में इस 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली की भी शुरुआत हुई। द्वैध शासन। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरुआत होगी। किस अधिनियम द्वारा? 1919 के अधिनियम द्वारा। द्वैध शासन व्यवस्था डायरकी जो है, लायोनिल कार्टिस जो है, उनको इसका जन्मदाता माना जाता है। इनकी पुस्तक जो है डायरकी में इन्होंने और इसका द्वैध शासन व्यवस्था का अच्छी तरीके से वर्णन किया हुआ है। ठीक, द्वैध शासन जो है भारत में द्वैध शासन व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा लागू की गई, जो वर्ष 1921 में लागू हो पाई। ठीक, प्रावधान किए गए 1919 के इस अधिनियम में, लेकिन लागू हो पाया 1921 में। ये प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था क्या थी? ये देखो, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, यहाँ पर ये याद रखना, जहाँ भी द्वैध शासन व्यवस्था लागू होगी, चाहे वो केंद्र में लागू हो चाहे प्रांत में, अगर केंद्र में लागू होगी तो वो केंद्रीय विषयों का बंटवारा होगा, अगर प्रांत में लागू होगी तो प्रांतीय विषयों का बंटवारा होगा। ठीक, तो जो 1919 का ये अधिनियम था, इसमें क्या किया गया? विषयों को बांटा गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। अब जो है यहाँ पर केंद्रीय विषय प्रशासन के वे मामले जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन थे। ठीक, प्रांतीय विषय यानी जो प्रांतों को सौंपा गया।
अब यहाँ पर द्वैत शासन व्यवस्था कहाँ पर लागू हो रही है? प्रांतों में। इसका मतलब जो प्रांतों के विषय थे, इन प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों का द्वैत शासन मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, यानी प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, जिसमें से एक था सुरक्षित विषय रिजर्व्ड सब्जेक्ट, दूसरा था हस्तांतरित विषय। ये जो सुरक्षित विषय थे, जिसमें मुख्य रूप से राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस जैसी व्यवस्थाएं थीं, ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग थे और ये गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद, यानी प्रत्येक प्रांत में लागू हो रहा है तो प्रांत में गवर्नर थे, गवर्नर प्लस उसकी काउंसिल, ध्यान रखना है गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर और उसकी काउंसिल, तो गवर्नर और उसकी काउंसिल मिलकर इसका प्रशासन करेंगे, इसका कार्य करेंगे। जो हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषय में क्या किया गया? गवर्नर तो शामिल रहा, लेकिन विधायिका अगर प्रांतों में है तो भाई जब प्रांतीय विधायिका है तो उसमें मंत्री भी होंगे, तो मंत्री और गवर्नर मिलकर इसका प्रशासन देखते थे, जिसमें से मुख्य रूप से स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे होते थे। बहुत कठिन नहीं है, बस एक वर्ड याद कर लेना, डायरकी, यानी द्वैत शासन व्यवस्था, यानी दोहरी शासन प्रणाली। अगर केंद्र में लागू होगी तो केंद्रीय विषय दो भागों में बांटे जाएंगे, अगर प्रांत में लागू होगी तो प्रांतीय विषय दो भागों में बांटे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर प्रांतीय विषय दो भागों में बांट दिए गए, एक सुरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। सुरक्षित विषयों का प्रशासन कौन करेगा? गवर्नर और उसकी काउंसिल। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन कौन करेगा? गवर्नर और उसके मंत्री। ठीक, इसके बाद में और कुछ 1919 में और कुछ सुधार हुए कि लोक सेवा आयोग के स्थापना की बात कही गई 1919 के अधिनियम में, बात कही गई 1919 में, लेकिन 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। आंशिक रूप से जिन लोगों के पास संपत्ति थी, जो टैक्स देते थे, उनको सीमित रूप से मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, ध्यान रखना 1919 के अधिनियम में किन लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया? ऐसे लोगों को जिनके पास संपत्ति है या तो वो टैक्स देते हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है उसमें सीधा लिख के आएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, वयस्क वगैरह कुछ नहीं था, केवल क्या था? जिनके पास संपत्ति है, टैक्स देते हैं, वही लोग मत देने के काबिल हैं। ठीक, साथ ही में इसमें केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया और राज्यों को उनका अपना स्वयं का बजट बनाने का कार्य दे दिया गया। भारत में एक महालेखा परीक्षक, जिसको बाद में कैग कहा गया, तो इसके कैग के पद के सृजन की बात भी इसी अधिनियम में कही गई थी 1919 के इस अधिनियम में। ठीक, अब देखो इसमें एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, सीट आगे पीछे हो गई है। ठीक, तो 1919 का जो ये अधिनियम है, इसमें क्वेश्चन आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके संवैधानिक प्रावधान के साथ सही ढंग से मेल खाता है? एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, अब यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन समझ लो। ठीक, अब इसमें से 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 ऑप्शन के आगे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है कि क्या इसके कारण से ये हुआ। ठीक, यानी 8 क्वेश्चन के बराबर। विषयों का हस्तांतरित एवं आरक्षित में विभाजन। ठीक, डैश लिखा हुआ है, प्रांतीय सरकारों की स्वायत्तता में कमी। द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत, पहली बार केंद्रीय स्तर पर 2 सदनों की स्थापना हुई। लोक सेवा आयोग का गठन, वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिए गए। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, भारतीय मंत्रियों को रक्षा और विदेशी मामलों पर नियंत्रण दिया गया। अब देखो, अब इसमें अगर वैसे ऑप्शन अगर आग बंद करके ना जल्दी जल्दी देख के, अच्छा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था 1919 में ही तो था, टिक कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान था, द्विसदनात्मक व्यवस्था की भी शुरुआत थी, विषयों का हस्तांतरित एवं आरक्षित में विभाजन भी था। लेकिन अब इसके आगे जो लिखा है वही पूरा खेल है। विषयों का हस्तांतरित एवं आरक्षित में विभाजन बिल्कुल सही है, लेकिन क्या प्रांतीय सरकारों की स्वायत्तता में कमी आई? नहीं, प्रांतीय सरकारों की स्वायत्तता में इस कारण से कमी नहीं आएगी। प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था लागू होगी तो प्रांतों में जो है अधिक लोगों को इसमें गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर और उसकी काउंसिल प्लस गवर्नर और मंत्री, ये सारे के सारे शामिल होंगे, तो पहला पॉइंट गलत। द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत, तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हुई थी। ठीक, पहली बार केंद्रीय स्तर पर 2 सदनों की स्थापना, बिल्कुल सही की। द्विसदनीय विधायिका का मतलब ही हुआ केंद्रीय स्तर पर 2 सरकारों का गठन या 2 सदनों की स्थापना, तो ये सही हो गया। लोक सेवा आयोग का गठन, इतना तो सही है। तो क्या लोक सेवा आयोग का गठन हुआ इसीलिए वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिए गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, इसका मतलब भारतीय मंत्रियों को रक्षा और विदेश मामलों पर नियंत्रण दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये लास्ट वाला पॉइंट गलत। ठीक, तो क्या होगा आंसर बी। अब क्वेश्चन का लेवल देखा। ठीक,
नेक्स्ट, किस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों के लिए सीमित स्वशासन की शुरुआत को चिन्हित किया? ठीक, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आगे पीछे हो गए हैं। CHSL का क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ब्रिटिश के तहत भारतीयों के लिए सीमित स्वशासन की शुरुआत को चिन्हित किया? तो ये पुराना क्वेश्चन है 1892 वाला। ठीक, इसको जो है वहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था। तो जो है 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1919 के भारत शासन अधिनियम में सारी की सारी चीज़ें याद कर लेना। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोविज़न हुआ। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जब भारत का संविधान बना, देश की स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत का संविधान बनेगा तो भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा जो है बेस यहीं से लिया गया है। ठीक, मतलब सबसे ज़्यादा आर्टिकल या सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही प्रभाव पड़ा। ठीक, तो ये जो है ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार किया गया सबसे बड़ा और अंतिम जटिल दस्तावेज था। इसमें क्या था? कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। ठीक, बाद में यही एक्सपेंड किए गए। जब भारतीय संविधान का निर्माण होगा तब पढ़ोगे क्या क्या प्रोविज़न यहाँ से लिए गए। ठीक, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया सबसे जटिल दस्तावेज था, यानी सबसे व्यापक रूपरेखा में ये कानून प्रस्तुत किया गया था। 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे। ठीक, और यही जो है वर्तमान संविधान का मुख्य आधार था, यानी आधुनिक भारतीय संविधान का अधिकांश भाग इसी से प्रेरित है। अब ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है या भारत सरकार अधिनियम है, यहाँ पर क्या किया गया? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया कि हम भारत में एक अखिल भारतीय संघ, यानी पूरे भारत लेवल का एक भारत का संघ बनाएंगे, जिसमें से मुख्य रूप से क्या होगा कि इस संघ में कौन कौन शामिल होगा? इस संघ में शामिल होंगे 11 ब्रिटिश प्रांत उस समय थे जो ब्रिटेन के सरकार के अधीन थे। 11 प्रांत थे, 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे। ठीक, और इसके बाद देसी रियासतें थी। तो देसी रियासतों को यहाँ से स्वैच्छिक अधिकार दे दिया गया कि देसी रियासतें अगर चाहें तो शामिल हों, ना चाहें तो शामिल ना हों। ठीक, अब देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई, जिस कारण से ये अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ पाया। आगे चल के 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता दे दी जाएगी और प्रांतीय चुनाव, ठीक, प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और प्रांतों में अधिक स्वायत्तता दे दी जाएगी। ठीक, अब इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन किसमें किया जाएगा? केंद्र एवं राज्यों में। ठीक, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो थी, इसके मध्य में शक्तियों का विभाजन किया गया। यानी 3 लिस्ट बनाई गई, जिसमें से एक फेडरल लिस्ट बनाई गई, संघ सूची बनाई गई। इस संघ सूची में 59 विषय शामिल किए गए। प्रोविंशियल लिस्ट यानी प्रांतीय सूची, इसमें 54 विषय शामिल किए गए। समवर्ती सूची, ठीक, जिसमें दोनों मिलजुल कर कार्य करेंगे, उसमें 36 विषय बनाए गए। इसके अलावा ऐसे विषय जो इनमें शामिल नहीं है उसको कहा गया अवशिष्ट शक्तियाँ। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ वायसराय के पास खुद सुरक्षित रहीं। ठीक, तो शक्तियों का विभाजन हुआ। ठीक, साथ में जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रोविजन था। ये वाला क्वेश्चन को पूछता है, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोविजन शामिल नहीं था। ठीक, तो ये याद रखना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, शक्तियों का विभाजन। अब यहाँ पर क्या किया गया कि जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, उसमें प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया। 1935 में प्रांतीय जो है प्रांतीय द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करके अब केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ भी डायरकी लगेगी वहाँ पर क्या होगा? विषयों का 2 भागों में बंटवारा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर केंद्र में लागू हो रही है तो इसका मतलब केंद्रीय विषयों को 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा। एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट या रक्षित विषय, दूसरा है हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय में मुख्य रूप से डिफेंस, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ये शामिल था। और हस्तांतरित विषयों में जन कल्याण से संबंधित जो भी थे, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन और लोक निर्माण, ठीक, ये सारे के सारे शामिल किए गए। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात इसमें यही रहती है कि रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो हैं, इनका प्रशासन कौन करेगा? तो इनका प्रशासन गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल ये मिलकर जो है वो रक्षित विषयों पर यानी रिजर्व लिस्ट पर या रिजर्व सब्जेक्ट पर प्रशासन करेंगे, गवर्न करेंगे। और ये किसके प्रति उत्तरदायी? भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। ठीक,
अब यहाँ पर क्या था कि जो हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन कौन करेगा, इन पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल और पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद इन कानूनों की, इन सब की देख रेख करेगी। ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी, यहाँ पर मंत्री शामिल है, इसलिए ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगी, यानी विधानसभा के प्रति। ध्यान रखना, रक्षित विषय जो थे, रिजर्व थे, वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल उस पर गवर्न करेगी, उस पर प्रशासन करेगी, वो सीधे भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थे। और यहाँ पर हस्तांतरित विषय जो थे वो गवर्नर जनरल, मंत्रिपरिषद, ये किसके प्रति उत्तरदायी थे, विधायिका के प्रति, ठीक, यानी विधानसभा के प्रति। तो ये दोहरी व्यवस्था है, ठीक, यानी गवर्नर जनरल यहाँ पर भारत सचिव के प्रति भी उत्तरदायी और यहाँ पर गवर्नर जनरल अपनी मंत्रिपरिषद के साथ में जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो जो है डायरकी हुई। नेक्स्ट, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक, ये जो 1935 है, इसमें से प्रांतीय स्वायत्तता भी दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों को ज्यादा अधिकार दिए गए। तो प्रांतीय स्वायत्तता किस तरीके से हुई कि विधि बनाने का स्वतंत्र अधिकार दिया गया, यानी प्रांतों को अब कानून स्वयं बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। अब उसको गवर्नर जनरल, जो केंद्र में बैठा है गवर्नर जनरल, उससे परमिशन लेना अनिवार्य नहीं है, ठीक। साथ में केंद्रीय नियंत्रण की समाप्ति हो गई, वही कि जो है प्रांतीय विषयों के मामले में अब केंद्र सरकार का हस्तक्षेप और नियंत्रण पूरी तरीके समाप्त हो गया है, यानी केंद्रीय विषय अपना केंद्र सरकार जाने, राज्य के जो प्रांतीय विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार पूरा का पूरा प्रांत के गवर्नर और उसकी काउंसिल और उसकी विधायिका को है या विधानसभा को है, ठीक। जो गवर्नर जनरल के अधीन नहीं रह गए, यानी जो प्रांत में गवर्नर थे, प्रांतीय गवर्नर अब गवर्नर जनरल के अधीन नहीं रह गए, अब ये सीधा ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गए, ठीक, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में या क्राउन के प्रांतीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगे। तो ये भी प्रांतीय स्वायत्तता में इस प्रकार की वृद्धि हुई। प्रांतीय स्वायत्तता में वृद्धि यानी प्रांतों के अधिकार बने, प्रांतों के जो गवर्नर थे वो भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन नहीं रहा, अब सीधे वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। अब जो कानून प्रांत में प्रांतीय विषयों पर जो कानून बनेंगे वो सारे के सारे कानून जो है वो उस पर मतलब उस पर जो है गवर्नर जनरल से या वायसराय से परमिशन लेना अनिवार्य नहीं रहा, ठीक। तो ये प्रांतीय स्वायत्तता में भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट है भारत का संघीय न्यायालय। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। उसका मुख्य कार्य क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जब उस समय गवर्नर और उसकी काउंसिल, ठीक, जो बंगाल का गवर्नर था और उसकी काउंसिल थी, वो जो भी नियम कानून बनाएगा उसका पर्यवेक्षण करना धीरे धीरे और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का भारत में पर्यवेक्षण करना, ये उसका मुख्य कार्य था। साथ में भारत के जो नागरिक थे, भारत में जो ब्रिटेन के नागरिक रह रहे थे, उनके लिए जो है नियम कानून बनाना या उनको जो है न्याय दिलाना, यही मुख्य कार्य था। अब जो है भारत में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया इस अधिनियम द्वारा, यानी भारत में एक पूरे भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय जिसे फेडरल कोर्ट कहा गया, ठीक। तो उसकी स्थापना का प्रावधान किया गया 1935 के एक्ट के द्वारा। ये फेडरल कोर्ट बना 1 अक्टूबर 1937 से। कहाँ पर बनाया गया, दिल्ली में। न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 1+6, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश, ठीक। एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस गोयर। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन खूब आता है। कलकत्ता स्थित सुप्रीम कोर्ट अगर पूछा जा रहा है कि कलकत्ता स्थित सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है, या पूछा जा रहा है कि जो है फेडरल कोर्ट या भारत का जो पहला संघीय न्यायालय था उसका मुख्य न्यायाधीश कौन बना। अब ये जो 6 मेंबर थे मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, इन 6 मेंबर में 2 भारतीयों को भी रखा गया, M.R. जैकब और M.S. सुल्तान, ठीक। 2 भारतीय भी इसमें शामिल थे। अब ये जो संघीय न्यायालय था, संघीय न्यायालय में जो भी न्यायाधीश थे, इनकी नियुक्ति जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जाती थी, ठीक। ब्रिटिश क्राउन द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी, सीधे सम्राट द्वारा। अगर ये कोई भी जो मतलब ये फेडरल कोर्ट जो है, फेडरल कोर्ट कोई भी डिसीजन देती थी तो इस पर अपील करने का अधिकार ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल थी। प्रिवी काउंसिल में ही ब्रिटेन की जा सकती थी। ब्रिटेन में राजा की सहायता के लिए एक संस्था थी प्रिवी काउंसिल, ठीक। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 में प्रोविजन था, 1 अक्टूबर 1937 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया गया। एक मुख्य न्यायाधीश, 6 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है 1935 का ये जो भारत शासन अधिनियम है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा
और कुछ परिवर्तन हुए जिसमें से कुल 11 प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया गया। ठीक, कुल कितनी प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया गया? 11। अब इन 11 प्रांतीय विधानसभाओं में से 6 ऐसी विधानसभाएं थीं, यानी विधानमंडल थे, जिनमें 2 सदन रखे गए, यानी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरुआत की गई। कहां पर? 1935 में। ठीक, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1919 के एक्ट से। 1935 में प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरुआत हुई। बिहार, बंगाल, असम संयुक्त प्रांत, बंबई और मद्रास, इन 6 प्रांतों में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया। अब ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम द्वारा 1935 में बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार है, म्यांमार पहले भारत का पार्ट हुआ करता था, 1935 में जो है बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। ठीक, साथ ही में 2 नए प्रांतों का गठन किया गया था, एक प्रांत उड़ीसा और दूसरा प्रांत सिंध। 1935 का जो ये भारत शासन अधिनियम था, इससे एक और व्यवस्था की गई थी जो लंदन में भारत परिषद थी। ठीक, भारत परिषद का पद समाप्त कर दिया गया था, यानी भारत परिषद पूरी समाप्त कर दी गई थी। अब जो है भारत सचिव अकेला बचा था। ठीक, भारत सचिव जब अकेला बचा था तो ये भारत सचिव अब जो हाई कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी, हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया था, उसकी सहायता से कार्य कर रहा था। ठीक, तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम है मुख्य रूप से। ठीक, अब यहाँ पर एसएससी मतलब एनटीपीसी रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीबीटी 1 का 2025 का ही पूछा गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया? तो द्वैत शासन प्रणाली की बात अगर आएगी तो प्रांत में शुरू होगा, अगर प्रांत की बात आएगी तो प्रांतों में शुरू होगा 1919 में। ठीक, प्रांतों में 1919 में शुरू होगा, और अगर केंद्र की बात की जाए तो प्रांतों में समाप्त हो जाएगा 1935 में और केंद्र में लागू हो जाएगा। ठीक, तो जो है इसमें पूछा गया है कि प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, तो समाप्त करने की बात आ रही है तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, किस अधिनियम ने, ये भी एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है पिछले साल का 2025 का, किस अधिनियम ने केंद्र एवं प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए? ठीक, वही 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, जिसमें केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया था। ठीक, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, जब 1935 का भारत शासन अधिनियम था, बिल्कुल व्यापक रूप में था। फिर लगातार जो है भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी, आंदोलन बढ़ता जाएगा, और आंदोलन बढ़ने के साथ ही क्या होगा कि आंदोलन के बढ़ने के कारण जो है भारत की स्वतंत्रता की घोषणा होगी, और 1947 में एक अधिनियम आएगा और इस अधिनियम के द्वारा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है और भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन स्टेट बनते हैं, भारत और पाकिस्तान। ठीक, और ये जो भारत और पाकिस्तान है, इनका गठन किया जाता है। 2 नए गवर्नरों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा के निर्धारण के लिए दो आयोग बनते हैं, एक पंजाब सीमा आयोग, एक बंगाल सीमा आयोग, दोनों के अध्यक्ष रेडक्लिफ। ठीक, प्रशासनिक व्यवस्था में ये जो है ये चलता है कि जब तक अंतरिम शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी, जब तक दोनों देश संविधान सभा का निर्माण करके संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही दोनों राज्यों का प्रशासन चलाया जाएगा। ठीक, अब ये जो 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, इसके द्वारा भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया जाता है। आगे बात आती है कि राष्ट्रमंडल सचिव का पद सृजित करेंगे और जितने भी देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले सकते हैं। ठीक, रियासतों को, इस अधिनियम में रियासतों को विलय की स्वतंत्रता दे दी गई, या तो वो भारत में शामिल हो सकते हैं, या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। ठीक, ऐसा प्रोविजन 1947 के इस अधिनियम द्वारा किया गया। ठीक, तो कुल मिलाकर जो है इतना ही इस टॉपिक में, पूरा का पूरा टॉपिक है, थोड़ा सा डिटेल में है, पढ़ लेना, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, सब समझ में आ जाएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से किस तरीके से भारत में संविधान का निर्माण किया गया वो सारी की सारी व्यवस्थाएं उसमें दी जाएंगी। ठीक, कि किस तरीके से जो है भारतीय संविधान सभा की मांग होगी, भारत में संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा के गठन के पश्चात किस तरीके से विभिन्न कमेटियां बनेंगी, कमेटी जांच करेंगी, फिर अपनी अपनी रिकमेंडेशन देंगी, वाचन होंगे, संविधान बनेगा, संविधान लागू होगा। ठीक, तो सारी की सारी प्रक्रियाएं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक।